हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम साइंस में 10वां चैप्टर यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसका मीनिंग क्या, तो सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूँ। थोड़ा डीप में तो पढ़ेंगे ही हम कि प्रकाश का परावर्तन मतलब क्या, कि मान लो कोई किरण प्रकाश का है या तो टॉर्च की लाइट है, उसका प्रकाश कोई दीवार से टकरा के वापस जो आता है, कोई भी चीज़ आप फेंको दीवार के ऊपर तो वो टकरा के वापस आना, वो मतलब परावर्तन। अपवर्तन मतलब क्या, उसके आर पार हो जाना। वो मान लो कि लेंस है तो उसके आर पर दिख रहा है तो अपवर्तन हुआ। ठीक है, पानी का ग्लास लो, पानी के ग्लास के अंदर सिक्का डाल दो, फिर ऊपर से आप देखोगे तो वो सिक्का आपको दिखेगा, तो इसका मतलब वो अपवर्तन हुआ। टकरा के वापस आना मतलब परावर्तन, और उसके आर पार देखना तो वो हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इस संसार को, इस वर्ल्ड को चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, कई चीज़ें देखते हैं। लेकिन अगर अंधेरा हो तो दिन में हम सब चीज़ आसानी से देख सकते, लेकिन मान लो रात को अंधेरा हो गया और थोड़े टाइम भी बिजली चली गई तो फिर कुछ भी हमें दिखता नहीं, मतलब देखने में हम असमर्थ है। कमरे को प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका मतलब क्या कि वस्तु वो दृश्यमान हो जाती है, इसलिए दिखाई देती है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है, ये तो बात सही है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, और यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ है, वहाँ से किरणें आएगी हमारी आँखों में और आँखों में से टकरा के वापस जाएगी, इसका मतलब परावर्तन होगा, इसीलिए वो चीज़ हमें दिखाई देती है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य तथा अद्भुत घटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। तो ये सभी उदाहरण आपको दिए गए हैं। तो ये सभी उदाहरण में आप देख सकते हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो परावर्तन हो रहा है या तो हो रहा है अपवर्तन। ओके, अपवर्तन में भी आपने पढ़ा कि भाई कोई प्रकाश है वो आर पर जब हो जाएगा तो वो हो जाएगा अपवर्तन। चलो अब हम देखते हैं। तो हम इस अध्याय में प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की परिघटनाओं का, फिर प्रकाश के सड़क रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करने वाले हैं। और ये जो परावर्तन और अपवर्तन है, ठीक है, वो हमारी प्रकृति में जो कुछ घटनाएं बनती है वो कहीं ना कहीं ये परावर्तन और अपवर्तन की वजह से ही हो रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़, इस चैप्टर में हम गोलीय दर्पण, गोलीय लेंस, फिर उसके द्वारा कैसे परावर्तन, कैसे अपवर्तन, हमारे वास्तविक जीवन में क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ परावर्तन से हो रही है, कौन सी घटनाएं अपवर्तन से हो रही है, ये सब के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परावर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ,
जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अभी मैंने जस्ट कहा कि पॉलिश की हुई कोई चीज़ हो, या तो घर पे जो दर्पण है वो दर्पण पे अगर मान लो प्रकाश को मैं फेंकूं, या तो प्रकाश की किरणें उसके ऊपर टकराएगी तो वो टकरा के वापस आ जाएगी, तो इसका मतलब वो परावर्तन हुआ। अब परावर्तन हो रहा है तो उसके कुछ नियम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपात कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये याद रखना। आपात कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब सबसे पहले ये चीज़ आपको कि भाई आपात कोण मतलब क्या। आपात कोण मतलब आपात बिंदु और आपतित किरण, आपात बिंदु या तो आपतित बिंदु और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण, यानी कि आपतन कोण। दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीन चीज सभी एक ही तल में होते। याद रखना, मोस्ट टाइम भी है 2 मार्क्स के लिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। तो पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के ये जो नियम है वो गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। ये जो परावर्तन की नियम है, ठीक है, वो सभी परावर्तक पृष्ठों के लिए एक समान ही है। ऐसा नहीं है कि भाई किसके लिए कुछ नियम और इसके लिए कुछ नियम, ये नियम सब के लिए सेम ही रहेंगे। आप समतल दर्पण जो है उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है वो तो आपको पढ़ा ही है। अब प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, तो हमें ये पता है कि भाई समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो याद रखना 1 मार्क्स का है IMP, वो आभासी, कोई वास्तविक नहीं होता। हमें आभास होता है लेकिन रियल में नहीं होता। आभासी और कैसा होता है, सीधा, उल्टा नहीं होगा। ओके, 1 मार्क्स में याद रखना। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। जो भी चीज़ रखी है उसकी जितनी साइज होगी उसके प्रतिबिंब की भी उतनी ही साइज मिलेगी। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। आप दर्पण के जितने दूर खड़े रहोगे दर्पण में आप भी उतने दूर का प्रतिबिंब देखोगे। ये भी सही है बात। और इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित वापिस परावर्तन। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेगी। अब देखो, समतल उसमें क्या आता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है, कितनी दूरी पर क्या मिलता है, वो तो हमने पढ़ लिया। लेकिन ये जो दर्पण है वो और उसकी पृष्ठ वक्रित हो यानी कि राउंड शेप में हो तो उसके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, तो उसके बारे में थोड़ी पढ़ाई कर ले रहे हैं। तो देखो, चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। आपने स्पून, चम्मच तो देखी ही होगी, वो कैसे ऐसे उसका पृष्ठ वक्रित होता है, ठीक वैसे ही दर्पण को भी उसके जैसा माना जाता है। और सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण सबसे अधिक उपयोग में आने वाले। और इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जाता है।
अब गोलीय दर्पण है तो वो कैसे बनाया होगा? तो एक पूरा गोला होगा, फिर वो गोले में से उसने ये गोलीय दर्पण बनाया होगा। इसलिए बोला है कि भाई वो गोले के पृष्ठ का ही एक भाग माना जाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली है उसे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। 1 मार्क्स में आईएमपी है परिभाषा कि भाई गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसे दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी है भाई, गोलीय, उसे सिंपल गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब गोलीय दर्पण के बारे में थोड़ा डीप में पढ़ाई करेंगे। हमने ये कह दिया कि भाई गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या तो बाहर की ओर कैसा हो सकता है, वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है तो वो अवतल दर्पण कहलाएगा। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहाँ, अंदर की ओर यानी कि गोले के केंद्र की ओर होगा तो वो कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण। और अगर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है तो वो कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो याद रखना दर्पण के 2 प्रकार यहाँ पे पढ़ने को आए, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। दोनों की परिभाषा आपके लिए आईएमपी है। ओके, अब आप समझ सकते हैं कि भाई चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा है। अब समझ में आ गया कि देखो चम्मच में अंदर की ओर मतलब केंद्र की ओर है वक्रित, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, अवतल दर्पण जैसा ही होगा। और उभरा पृष्ठ लगभग मतलब उसके बाहर, चम्मच के बाहर का देखो आप, तो उभरा हुआ पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा होगा। ठीक है, तो चलो इस गोलीय दर्पण है उसके बारे में हम थोड़ी ज़्यादा जानकारी पाए, लेकिन उससे पहले हम कुछ शब्द या तो उसके कुछ पद उसके बारे में थोड़ी पढ़ाई करें। और ये शब्द गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करते समय प्रयोग में आते हैं, इसलिए सबसे पहले ये जो शब्द और जो पद आ रहे हैं उसके बारे में समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। याद रखना ये सभी पद आईएमपी है। जो है गोलीय दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ मतलब जहाँ पे किरण का परावर्तन हो रहा है, जिस पृष्ठ के ऊपर अंदर की ओर हो या तो बाहर की ओर। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहेंगे हम, ध्रुव। उसको दिखाया जाता है P से, याद रखना। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और ध्रुव को अभी मैंने जस्ट कहा कि भाई P अक्षर से निरूपित किया जाता है। ओके, तो ये ध्रुव की परिभाषा हो गई, याद रखनी है आपको। चलो अब आगे, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ये तो अभी हमने जस्ट कहा कि भाई गोलीय दर्पण कोई गोला होगा उसमें से ही काटा होगा। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र का क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। और उसे C अक्षर से निरूपित किया जाता है। कौन से अक्षर से, C अक्षर से। दूसरी चीज कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित। याद रखना ये वक्रता केंद्र है वो दर्पण के ऊपर नहीं है। देखो ध्रुव है वो दर्पण के एक भाग था, लेकिन वक्रता केंद्र है वो दर्पण का भाग नहीं है, वो परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है।
और उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। ठीक है, बाजू में आप फिगर देख सकते हो, देखो अवतल दर्पण तो अंदर की ओर, उत्तल दर्पण तो बाहर की ओर एकदम पॉलिश की हुई सतह है। देखो आप आगे, उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ स्थित होता है, ये तो पढ़ ही लिया, फिगर भी आप देख लो। अब हम दूसरा कि भाई वक्रता तीसरा, तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को क्या कहेंगे हम? वक्रता त्रिज्या। केंद्र हो तो वक्रता केंद्र और त्रिज्या हो तो वक्रता त्रिज्या। ओके, और इसे आप किससे दिखाओगे? आर से। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए कि भाई पीसी दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर। पी यानी कि क्या है? ध्रुव। सी यानी वक्रता केंद्र, तो पीसी हो जाएगी हमारी वक्रता त्रिज्या। ओके, आगे गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा की कल्पना अगर आप करोगे तो वो कहलाएगी मुख्य अक्ष। आपको 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछे कि मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है सिर्फ P और R। P मतलब ध्रुव, R मतलब वक्रता त्रिज्या। तो सिंपल परिभाषा हो गई, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा, एक काल्पनिक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। और इतना भी याद रखना है आपको कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। अभिलंब मतलब 90 डिग्री पे है, लंब ही होगी ध्रुव से। अब थोड़े और शब्द है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो देखो आप, क्रियाकलाप दिया है ऊपर, आप देख सकते हो कि भाई उसमें क्या है कि भाई सूर्य की ओर दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, यह आपकी आंखों को क्षतिग्रस्त कर सकता है, आपको बोला है। और हमने भी ये महसूस किया कि भाई हम सूर्य को एग्जैक्ट उसके नज़र से नज़र मिला सकते हैं नहीं, आप देखना भी चाहोगे तो भी नहीं देख पाओगे। तो सोचो उसके अंदर कितना प्रकाश होगा। और ये जो सूर्य की किरण है अगर वो सामने आप देखोगे तो वो हमारी आँखों के लिए तो हानिकारक ही है। अब क्या करना है कि भाई एक अवतल दर्पण, वैसे तो आपने किया ही होगा, अवतल दर्पण को हाथ में पकड़ना है, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर करना है और दर्पण द्वारा प्रकाशित परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी एक कागज़ की शीट पर डालना है। रुई भी ले सकते हो, कागज़ भी ले सकते हो। आपने ये प्रैक्टिकल किया है कि भाई एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को सूर्य की ओर रख के फिर हम वो जो कागज़ या तो रुई है वहाँ पे एक छोटे बिंदु जैसा बनाते और लॉन्ग टाइम ऐसे पकड़ के रहते हैं। ठीक है, और बिंदु बनाना भी आवश्यक है, तीक्ष्ण बिंदु बनाते हैं। बिंदु बन गया, थोड़े टाइम तक ऐसे ही रहना तो धीरे धीरे उसमें धुआं निकलना स्टार्ट होगी, इसका मतलब वो जलने लगेगा। ठीक है, तो देखो आप कि भाई सबसे पहले क्या होगा, कागज़ सुलगना प्रारंभ करता है और धुआं उठने लगता है और धीरे धीरे वो आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलता है? क्वेश्चन होना चाहिए ना। हमने कोई माचिस का तो यूज़ नहीं किया, फिर भी वो जलने लग गया। तो याद रखना, सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। वास्तव में कागज़ की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का क्या है? प्रतिबिंब ही है। हम जो वो बिंदु लगा रहे हैं, ठीक है, कागज़ या तो रुई के ऊपर जो बिंदु छोटा सा हम बना रहे हैं या तो ट्राई कर रहे हैं ऐसा बनाने, क्यों? क्योंकि वो जले इसलिए। तो वो रियल में क्या है? सूर्य का प्रतिबिंब है और यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। क्या है? फोकस।
सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। क्यों जलता है? प्रकाश के संकेंद्रण से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे। दर्पण की स्थिति से इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी का सन्निकट मान है। ओके, अब आप फिगर में आप देख सकते हो, बाजू में देखो, पहला है वो अवतल दर्पण है क्योंकि अंदर की ओर पॉलिश हुई सतह है। दूसरा है वो उत्तल दर्पण है। तो आप देख सकते हो कि भाई अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है। मुख्य अक्ष मतलब देखो आप पी में से जो गुजर रही है वो, तो उसके समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है। तो परावर्तित किरणों का प्रक्षेपण आप करोगे तो सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही या तो प्रतिच्छेद है। अवतल दर्पण में आप देखो मुख्य अक्ष के समांतर सभी किरणें आ रही है, तो उसका परावर्तन होकर कोई एक बिंदु देखो वहाँ वो फोकस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एक बिंदु पर सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन होकर मिल रही है उसे हम कहेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। और उसे F से दिखाया जाता है। ठीक है, और एक बात देखो कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही है वो सभी का परावर्तन आप देखो कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अब देखो उत्तल दर्पण का फोकस। तो उत्तल दर्पण में भी देखो बाहर की सतह, तो वहाँ से बाहर से भी देखो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, उसका भी परावर्तन हो रहा है। फिर जो परावर्तित किरणें हैं उसको आप पीछे थोड़ा ज़्यादा खींचोगे तो वो भी एक बिंदु में सभी इकट्ठी हो रही है, तो उससे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। और मुख्य फोकस को याद रखना F द्वारा निरूपित किया जाता है। ओके, कैपिटल F, यह मुख्य फोकस। और एक शब्द दूसरा है फोकस दूरी। तो याद रखना गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को आप कहोगे फोकस दूरी। ध्रुव यानी कि P, मुख्य फोकस यानी कि कैपिटल F, वो दोनों के बीच की दूरी को आप कहोगे फोकस दूरी। ओके, आगे तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय होता है, यह तो हम सबको पता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है और गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास उसे कहेंगे दर्पण का द्वारक। और आप फिगर में देखो जो Mn दिख रहा है ना आपको, Mn वही है हमारे दर्पण का द्वारक। वापिस एक बार कि पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा होती है, वो कैसी होती है? गोलीय। ठीक है, तो इस वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है उसे हम कहेंगे द्वारक। और फिगर में जो आपको Mn दिख रहा है वही है द्वारक। ठीक है, अब आगे कि भाई अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक उनकी त्रिज्या से बहुत कैसा हो? छोटा हो। त्रिज्या से तो यह द्वारक छोटा ही होगा। अब देखो आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि भाई क्या ये जो फोकस दूरी स्मॉल f और वक्रता त्रिज्या r उसके बीच कोई संबंध है? हाँ है। क्या? कि छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। याद रखना, फोकस दूरी का दुगना करोगे तब जाके मिलेगा वक्रता त्रिज्या। और इसका सिंपल फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि r = 2f। देख लो आप, फोकस दूरी का दुगना किया तब जाके कैपिटल R यानी कि वक्रता त्रिज्या मिली।
तो ये दिखाता है कि भाई किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस F ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का क्या होता है? मध्य बिंदु, मतलब उसके बीच में ही आएगा। ओके, तो हमने कौन कौन से शब्द पढ़े? तो देखो, सबसे पहले दर्पण, तो उसके दो प्रकार, उत्तल और अवतल, वो दोनों की परिभाषा किसे कहते हैं वो। फिर ध्रुव, उसको दिखाया जाता है P से। फिर हमने पढ़ा वक्रता केंद्र, उसको दिखाया जाता है C से। फिर हमने पढ़ा वक्रता त्रिज्या, उसको कैपिटल R से दिखाया जाता है। फिर हमने मुख्य अक्ष की परिभाषा, मुख्य अक्ष का कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, ठीक है, उसकी परिभाषा ही याद रखनी है। दूसरी चीज़ मुख्य फोकस, मोस्ट टाइम पे मुख्य फोकस, उसमें हमने अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, ये दोनों के बारे में पढ़ा। फिर हमने फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f, उसके बारे में। फिर हमारा शब्द आया था द्वारक, तो द्वारक के बारे में हमने जाना किसे कहा जाता है। और फिर हमने वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी f के बीच क्या संबंध है उसके बारे में भी हमने पढ़ा। ओके, तो ये सभी जो हमने शब्द पढ़े, ठीक है, ये सभी IMP है। और अगर ये सभी शब्द किसे क्या कहा जाता है वो याद रहेगा, तब जाके ही आपको इस चैप्टर में समझ आएगा। इसलिए ही सबसे पहले आपको ये शब्द समझाए। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सभी शब्द जो यहाँ पे मैंने पढ़ा है वो सभी आपको याद करने हैं, आपको फेयर बुक में लिखने भी है और समझने भी है, ठीक है। आपको जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों की जो फिगर दी गई है वो फिगर भी आपको बनानी है, ठीक है। ओके, तो वापस एक बार बोलता हूँ, एग्ज़ाम नज़दीक ही आने वाली है। हमने जितना भी पढ़ाया है, मैथ, साइंस या तो कोई और भी सब्जेक्ट, वो सब की प्रिपरेशन आप करते रहना, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, ठीक है। 5वें महीने की 21 तारीख ऐसा घोषित कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जितना भी पढ़ा रहे हैं हम सब, ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू। हाँ, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको समझ में ना भी आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो भी आप पूछ सकते हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप एक बार करोगे, समझ नहीं आया, छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको कंटिन्यू मेहनत शुरू रखनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।